हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। तो हम पढ़ेंगे आज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ये IFMP की सीरीज़ का ही पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का, उसी से हम समझ लेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक प्रीवियस ईयर का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है MNC NMNC होना चाहिए इसे। एन एम एन सी हैज़ टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया इन्वॉल्विंग कैश आउटले, ठीक है। कैश आउटले बता रखा है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रखी है 90 मिलियन की, ठीक है। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। तो प्लांट की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर है और 25 मिलियन उसकी सैलरी वैल्यू है, ठीक। द MNC follows SLM depreciation, SLM से depreciation लगाना है आपको। द सपोर्ट एडिशनल टू सपोर्ट एडिशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट वुड रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? 15 मिलियन। उसके बाद क्या बोला है? सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लोअर इन कंट्री एक्स है कोई, उधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लोअर है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स वुड बी लोअर, और वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? लो है, ठीक है। दैट इज 30 पर यूनिट, सिर्फ 30 रुपये पर यूनिट है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रही है वहाँ पे पर एनम की 5 मिलियन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वहाँ पे कितनी है? 5 मिलियन है पर एनम। फर्दर द फोरकास्टेड सेलिंग प्राइस, और वहाँ का जो सेलिंग प्राइस फोरकास्ट करा है हमने वो 100 पर यूनिट है और हम 8 लाख यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है। द MNC इज सब्जेक्टेड टू 45% टैक्स रेट। टैक्स रेट जो है वहाँ का वो 45% है। इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी डिस्काउंट रेट कितना है आपका? 20% पर एनम। इट इज़ फोरकास्टेड दैट रुपी विल डेप्रिसिएट इन रिलेशन। बस बाकी सब जो अभी तक ऊपर पढ़ा था ना, वो सेम एज हमारा कैपिटल बजटिंग है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग हम पढ़ते हैं AFM में, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ी है। तो सेम वैसा ही है अब तक तो जो भी पढ़ा था, बस इसके अंदर ये नई चीज़ ऐड हो जाती है कि यहाँ पर ना आपको एक फोरकास्ट दे रखा होता है, ठीक है। इसमें बोला है कि रुपी डेप्रिसिएट होगा फर्दर इन रिलेशन टू US डॉलर एट द रेट 4% पर एनम, यानी कि 4% से हर साल कम होता जाएगा। डेप्रिसिएट होने का मतलब है कि अगर हम लेट सपोज अभी $1 के लिए 80 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो डेप्रिसिएट होने का मतलब होता है कि हमें फिर बाद में $1 के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 8 चौक 32, यानी ये 83.2 हो जाएंगे लगभग एक साल बाद, समझे। तो ये होता है डेप्रिसिएट होना अपनी करेंसी। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर विद एन इनिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ $50 पर डॉलर, ये इनिशियल एक्सचेंज रेट दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद बोला है द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड दैट US पेरेंट MNC हैज नॉट बीन एक्सपोर्टिंग टू इंडिया। वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, यानी कि अपना फंड अपने पास ही रखेगी। देर इज फुल repatriation every year with no withholding taxes and full tax credit being available in USA, ठीक है। सब कुछ मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पे ही हर होल्ड करेगी सब्सिडीज जो भी है, वहाँ पे ही हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही होल्ड करेंगे सब चीज़, जितना भी फंड्स होगा। कैरी आउट द अप्रेजल फॉर द प्रोजेक्ट, हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर एक्सेप्ट करना है इस प्रोजेक्ट को या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर किया था NPB में, तो वैसे ही करेंगे सेम इसके अंदर भी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कैपिटल बजटिंग में? सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर इनिशियल आउटले जिसको कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ प्लांट लिखोगे। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना दे रखा है यहाँ पर? 90 मिलियन, ठीक है। तो 90 मिलियन को हमने यहाँ पे लिख दिया, 90 फिर मिलियन। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर थी, ये मैंने हाईलाइट कर लिया है तो ताकि एक बार में दिख जाए। ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल ये रही, ठीक है। यहाँ पर 15 मिलियन, तो 15 मिलियन हमने एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो टोटल हमें कितने रुपए का पड़ेगा ये प्रोजेक्ट? 105 मिलियन का, ठीक है। 105 मिलियन का पड़ेगा, लेकिन हमें तो ये USA में सेटल करना है। तो USA में सेटल करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट है वो कितना है? वो 50 रुपीज़ पर डॉलर है। तो यहाँ पर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 लाख डॉलर्स, ठीक है। 21 लाख डॉलर्स आ गया अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया गिवन है $50, मतलब 50 रुपीज़ पर डॉलर दे रखा है। तो फोरकास्ट करना है इसके बाद डेप्रिसिएशन है
4% पर एनम का, यानी कि इससे 4% बढ़ता जाएगा। डेप्रिसिएट होने का मतलब है कि हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अब $1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक्सेल का यूज़ करा है ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक भी ना हो और जल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें डेप्रिसिएटेड एक्सचेंज रेट। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का आपको दे रखा है 50, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब निकालेंगे उसके लिए 50 को बेस मानेंगे और इंटू करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 में आपका 4% इन्हेंस हो रहा है, तो 4% इसका जोड़ देंगे इसके अंदर, ठीक है। 50 के अंदर हम क्या करेंगे, 4% जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में तो आपको सिंपली यही करना है, 50 इंटू में 4, ठीक है, इंटू दबाना, फिर 4 दबाना, फिर परसेंटेज दबाना, फिर प्लस दबाना और फिर इक्वल टू दबा देना। तो ऐसे ही करते जाना है आपको, ठीक है। कब तक करना है, 10 तक। तो यहाँ पे हमने वही करा है। अब इसके लिए ये 52 बेस हो जाएगा और इसके अंदर 4% का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 4% इसके अंदर इंक्रीज करेंगे तो इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा। इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जैसे ही हम एनपीवी में क्या करते थे, ठीक है, वैसे ही हमें इसके अंदर भी क्या करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना है आफ्टर टैक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सीएफएटी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से ये परफॉर्मा तैयार करेंगे जैसा हम करते हैं, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू 8 लाख यूनिट्स, ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, 8 लाख यूनिट सेल करेंगे और 100 रुपीज़ पर यूनिट सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ इंटू में 100 रुपीज़ कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 800 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 80 मिलियन आ गया। और यहाँ पर फिर वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख यूनिट की 30 रुपये पर यूनिट से ये आ जाएगी आपकी 240 लाख। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन होता है आपका, वो आ गया 560 लाख। फिर इसमें से लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बोला था इनने कि एसएलएम पे लगाना है, ठीक है। तो एसएलएम में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर हमने लिखी ये कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दी सैलवेज वैल्यू, ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लांट, और ये हो गई हमारी यूजफुल लाइफ। तो ये लिख के हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जो कि आया है 65 लाख रुपये, ठीक है। तो जब कंट्रीब्यूशन में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो निकल के आता है अपना ईबीटी, ठीक है। ईबीटी निकल के आ गया गाइस ये। अब ईबीटी के अंदर क्या करना है, अपने को टैक्स को लेस करना होता है, ठीक है। ईबीटी आया आपका 495 लाख, टैक्स लेस करेंगे, 45% टैक्स रेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बारी यहाँ पर दे रखा है आपका 45% टैक्स रेट, ठीक है। तो इस 45% टैक्स रेट के चलते हम यहाँ पर 45% टैक्स रिड्यूस कर देंगे इसमें से। तो यहाँ पर रिड्यूस करने से कितना आएगा, यहाँ पर आ गया आपका ये 45% इसका निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 272 लाख और 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को कहते हैं हम अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गई, ठीक। अर्निंग आफ्टर टैक्स में वापस से ऐड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन बीइंग नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है आपका, ठीक है। तो इसीलिए इसको वापस से ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको वापस ऐड करने पर आपका आ गया एनुअल CFAT, ठीक है। ये एनुअली इतना पैसा आपको मिलेगा, इनफ्लो होगा। तो वो कितना है, 337,25,000 रुपीज़ में है अभी ये, ठीक है। अब नीचे चलते हैं अपन, अगला काम है हमारा टर्मिनल कैश फ्लो को कैलकुलेट करना। टर्मिनल मतलब जब ये प्रोजेक्ट एंड होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट एंड होगा तो 10th ईयर पर हमें कितना पैसा मिलेगा एक साथ, तो वो टर्मिनल कैश फ्लो कहलाता है। तो एनुअल कैश फ्लो अपना कितना है, ऊपर हमने कैलकुलेट करा 337,25,000 है, ठीक है। फिर इसमें प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल जो आपने लगाई थी शुरुआत में, वो वापस मिल जाएगी आपको, वो 150 लाख है। और सैलवेज वैल्यू जो प्लांट की थी 250 लाख, वो भी वापस मिल जाएगी। तो यहाँ से टर्मिनल CFAT आ गया आपका 737 लाख, ठीक है। 737 लाख और 737 लाख 25,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद अगले स्टेप में करना है कैलकुलेट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CFAT इन डॉलर्स। अब यहाँ पर जो CFAT निकाला है आपने, ये किस में है, ये वाला रुपीज़ में अमाउंट, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, डॉलर्स में। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक्सेल का यूज़ करके जल्दी से कैलकुलेट कर लिया है ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो, जल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, ईयर का कॉलम बनाया, 1 से 10 तक ईयर लिख दिया और यहाँ पर CFAT, ठीक है। और ये हमारा टर्मिनल कैश फ्लो है जो हमने लास्ट में अभी सेकंड लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करा है,
ठीक है। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट यहाँ पर लिख दिए हमने जो ऊपर कैलकुलेट करे थे, ठीक है, वो सारे इधर लिख दिए। अब सिंपली क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 6 जो कि लास्ट स्टेप रहेगा हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एनपीवी को, ठीक है, जो मेन चीज़ हमें करनी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जैसे हम एनपीवी में किया करते थे कैपिटल बजटिंग के टाइम, ठीक है, एनपीवी में उधर क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट जो दे रखा होता था वही ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन है उसको भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा था, 20%, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं, एक बार 20% दे रखा है, देखो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, ठीक है। इस 20% में से हम माइनस करेंगे ये वाला 4% का डेप्रिसिएशन जो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये 4% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट बचेगा, ठीक है, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट जो बचेगा वो कितना हो जाएगा गाइज, 16%, ठीक है। तो वो हमारा 16% हो गया। अब 16% से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगेन मैंने एक्सेल से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर ईयर 1 से लेकर 10 तक लिखे ईयर कॉलम में, ये CFAT इन डॉलर्स जो हमने ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, वो लिख दिया सारा। फिर उसके बाद ये लिखे है मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। देखो मैं तो 4 ही लेता हूँ एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपको भी सजेस्ट करूँगा कि 4 डिजिट तक लेना चाहिए। 4 डिजिट तक लोगे तो मतलब आंसर मोस्टली एग्जैक्ट आता है, ठीक है, जितना भी एक्चुअल आंसर है उसके बहुत क्लोज आता है आंसर, ठीक है। बाकी आप 3 डिजिट तक भी ले सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस में मिलेंगे, टेबल में मिलेंगे, ठीक है। पीवीएफ टेबल लेनी है आपको, पीवीएफ टेबल में मिल जाएगा ये, ठीक है। पीवीएफ टेबल में देखना है, पीवीएएफ में नहीं देखना है, पीवीएफ टेबल में देखेंगे सिंगल कैश फ्लो वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा, ये आ गया इधर। और ये सारा अमाउंट किस में आ रहा है गाइज, तो ये सारा अमाउंट डॉलर्स में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब सारा कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है। और टोटल करेंगे तो वो डॉलर्स में ही आएगी आपकी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। जब इसमें से आप माइनस करोगे इनिशियल आउटले जो आपने सबसे पहले कैलकुलेट करा था, वो था 21 लाख डॉलर्स, ठीक है। तो 21 लाख डॉलर कैलकुलेट घटाने के बाद आपका जो एनपीवी आ गया ये भी डॉलर्स में आएगा, ये आ गया आपका 9,55,90 रुपये के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डिसीजन रूल क्या रहता है, तो डिसीजन रूल सेम रहता है जैसा हमारा कैपिटल बजटिंग में रहता है, ठीक है। 3 तरह से डिसीजन रूल हो सकता है यहाँ पर। पहला कि अगर आपका एनपीवी, ठीक है, डिसीजन रूल में एक बार लिख भी देता हूँ इधर अगर याद नहीं है आपको, एनपीवी अगर 0 हो तो इनडिफरेंट होना है। इनडिफरेंट मतलब मर्जी है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है। अगर एनपीवी आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मतलब या 0 ग्रेटर देन 0 है, 0 से अधिक यानी पॉजिटिव है बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को। और अगर आपका एनपीवी लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। अब नीचे चलेंगे तो मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के अंदर। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है आपका कि यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस को, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हो रहा था, तो उसको भी हमने एडजस्ट करा। फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट हमने चेंज कर लिया, 16% कर लिया 20 से, ठीक है, ताकि उसका भी इफेक्ट यहाँ पर दिख जाए, ठीक। तो यहाँ पर CFAT और डिस्काउंट रेट दोनों में ही आपको एडजस्ट करना होता है एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को, इसीलिए इसको हम कहते हैं APB, यानी ये NPV से हटकर APB हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अब बेसिकली एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक जो है ये डेवलप करी गई थी लेजार्ड द्वारा 1979 के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था पूरा जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें कोई भी डाउट वगैरह कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और बाकी तो यहीं आज मतलब ये वाली वीडियो यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।